नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम प्रश्न पत्र के तर्क संग्रह पुस्तक में जिस विषय को आज हम जानने वाले हैं वह है गुरुत्व और द्रवत्व। गुरुत्व के विषय में तर्क संग्रहकार लिखते हैं, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति। आद्य का मतलब होता है प्रथम, प्रथम पतन का यानी गिरने का जो असमवायी कारण होता है, पतना समवायी कारणम, तो पतन और फिर उसमें से आकार निकल के असमवायी कारणम गुरुत्वम, गुरुत्व कहलाता है। और यह कहाँ रहता है? पृथ्वी में और जल में। चूंकि गुरुत्व एक गुण है और गुण किस में रहेगा? द्रव्य में रहेगा। तो जिन द्रव्यों में गुरुत्व रहता है वे दो द्रव्य हैं, पृथ्वी और जल। गुरुत्व शब्द का सामान्य अर्थ होता है भारीपन, भारी होना, किसी चीज में वजन होना, वह क्या कहलाएगा? गुरुत्व होना। यहाँ पर आपने इस बार एक नया शब्द पढ़ा है, वह है समवायी कारण, या हो सकता है आप पहले भी इसको बारे में सिर्फ नामतः सुन चुके हो। इसका विशिष्ट वर्णन हम आगे के अध्यायों में करेंगे। कारण तीन प्रकार के होते हैं, पहला समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा होता है निमित्त कारण। देखिए, समवायी कारण तो वह होता है जिसमें से किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उससे पृथक वह वस्तु हो ही नहीं सकती। जैसे मेज की उत्पत्ति में जो समवायी कारण है वह है लकड़ी। यदि मेज की सत्ता रहेगी, लकड़ी की सत्ता रहेगी, तब तक मेज की सत्ता है। अगर हम चाहें कि मेज की सत्ता तो बनी रहे किंतु लकड़ी की सत्ता समाप्त हो जाए, तो ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के विनाश की उत्पत्ति से पूर्व क्षण तक किसी जो भी वस्तु बनी रहती है वह उसका समवायी कारण होती है। यानी जब तक उनका साथ रहेगा, एक के विनाश के साथ में दूसरे का विनाश जब होने लग जाता है तो ऐसे जो कारण होते हैं वो समवायी कारण कहलाते हैं। ऐसा आप धागे, तंतु अथवा पट के साथ यानी वस्त्र के साथ भी समझ सकते हैं। तो ऐसे कारण समवायी कारण होते हैं। दूसरे होते हैं असमवायी कारण, जो समवायी कारणों के बाद आते हैं। और तीसरे होते हैं निमित्त कारण। तो ये जो गुरुत्व है वो पतन का असमवायी कारण है। प्रथम जो पतन हो रहा है उसका असमवायी कारण है, समवायी कारण नहीं है। तो आद्य पतन का असमवायी कारण क्या कहलाएगा? गुरुत्व नाम का द्रव्य। वेग का, क्योंकि प्रथम पतन का तो असमवायी कारण गुरुत्व होगा, लेकिन द्वितीय पतन और तृतीय पतन, चतुर्थ पतन, जितने भी पतन होंगे उसके बाद में, उसका असमवायी कारण गुरुत्व नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इस पद में आद्य पतन, आद्य शब्द को रखा गया है। क्योंकि अगर ये इसका लक्षण हम यह करते कि पतना असमवायी कारण, कि किसी भी वस्तु के पतन अथवा गिरने का असमवायी कारण ही गुरुत्व होता है, तो यह लक्षण वेग इत्यादि में भी जाने लगता। क्योंकि वेग जो होता है वो एक ही वस्तु के कई तरह के पतन होते हैं, या मैं कहूँ कि 1 2 3 4 से लेकर वो पृथ्वी पर गिरने तक उसके अनेक पतन होंगे। तो जब पहली बार कोई चीज़ जब गिर रही है तो उसमें जो असमवायी कारण है वह है गुरुत्व। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बार, छठी बार जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिर जाती है, भूमि पर नहीं आ जाती है, तब तक उसमें असमवायी कारण जो होता है वह होता है वेग। तो वेग में उसका लक्षण ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर आद्य पतन कहा गया है, यानी प्रथम पतन ही असमवायी कारण होता है। कोई भी वस्तु जब मान लीजिए वृक्ष की शाखा से कोई भी फल भूमि पर गिरता है तो उसमें अनंत प्रकार के पतन क्रियाएं होती है। देश भेद से और काल के भेद से पतन की क्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है। क्रमशः उत्पन्न हो रही जो उनमें पतन की क्रिया है उसकी परंपरा ही पूर्ण पतन क्रिया हो पाती है। यानी प्रथम पतन से लेकर और अंतिम पतन तक उसको पूर्ण पतन क्रिया कहते हैं। उसमें जो प्रथम पतन है उसका असमवायी कारण क्या है? गुरुत्व है।
तो आद्य शब्द का कारण पता चली गया। असमवायी कारण नहीं रखेंगे अगर हम इसमें, तो जितने भी जो ऐसी स्थिति में जितने भी जो पतन होने के जो कारण हैं, और दूसरे मान लीजिए आपने डंडे से उसको फल को उतारा, आपने पत्थर मारकर उसको उतारा, या फिर कोई मिट्टी का बहुत बड़ा डला मारकर, कुछ भी किसी तरह से भी आपने उस फल को उतारा, तो वो जो फल नीचे ज़मीन पर आया, तो बाकी अगर असमवाय कारण नहीं कहेंगे तो वे सारे लक्षण भी उस दंड में, उस पत्थर में, उस मिट्टी के ढेले में, उन सब में ये लक्षण जाने लगेगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर असमवायी पद का जोड़ा गया है इसके अंदर, ताकि उन सब के अंदर इसकी अतिव्याप्ति न हो। अब बताते हैं कि ये गुरुत्व नाम का जो गुण है वो किन किन में रहता है। वो पृथ्वी में रहता है और वो किस में रहता है, जल में रहता है। अब आप कहेंगे कि आकाश से जो उल्का पिंडें आती हैं वो तो पृथ्वी नहीं है, उसमें तो जल का अंश भी नहीं है, तो फिर वह कैसे गिरता है, उसमें क्या भारीपन है। तो उल्का और अग्निकणिका आदि जो तेजस पदार्थ जितने भी गिरते हैं ना, उसमें तेज का सम्मिलित अंश तो है ही, लेकिन साथ में उनका जो गिरने का कारण है उसका पार्थिव भाग, उसका जो गुरुत्व, पार्थिव भाग का मतलब पृथ्वी से संबंधित अंश ही उनके अंदर पतन का कारण होता है। उसी के कारण वह गुरुत्व होती हैं, यानी उनमें भारीपन आता है और इसी कारण वो पृथ्वी पर गिरती है। अब एक प्रश्न और आपके मन में उपस्थित हो सकता है, वो यह कि जब भारीपन ही पतन का असमवायी कारण है, तो जो फल लगा हुआ है वो हमेशा क्यों नहीं गिर जाता है, वो इतनी टाइम तक वृक्ष पर क्यों रहता है। तो देखिए, जो पतन होता है उसमें कुछ प्रतिबंधक भी होते हैं। क्या प्रतिबंधक होते हैं? एक संयोग होता है, दूसरा वेग होता है, और तीसरा होता है प्रयत्न। यह बात भी हमको इसके साथ में याद रखनी है कि प्रतिबंधक के कारण ऐसा होता है। वृक्ष की शाखा से कोई फल भूमि पर गिरता है तो उसके पतन का कारण गुरुत्व उस फल में पहले से विद्यमान है, ठीक है। अब वह नीचे क्यों नहीं गिरा? तो इसके कारण है कि उसका जो वृक्ष के साथ में है मजबूत संयोग, और फल में गुरुत्व होने के बाद भी वह फल वृक्ष की शाखा से इतना मजबूती से संयोग किया हुआ है कि वह नीचे नहीं गिरता है। जब यह प्रतिबंधक हट जाता है, उसका संयोग उसके साथ में जब शिथिल हो जाता है, तब उस प्रतिबंधक के काम नहीं करने से वायु के द्वारा अथवा पक्षी से अथवा दंडे के ताड़न से इत्यादि के द्वारा शाखा से उसका संयोग नष्ट हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इसी तरह से हम धनुष के बारे में देख सकते हैं कि धनुष से जब हम बाण में वेग उत्पन्न करते हैं, तो जब बाण वेग के कारण बहुत दूर तक चला जाता है, जब जैसे ही उसका वेग कम हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, नीचे आकर गिर जाता है। तब वह गुरुत्व के कारण ही नीचे गिर जाता है। अगर उसमें थोड़ा भी गुरुत्व नहीं होगा तो वह पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। तो यह बात आपको समझ लेनी चाहिए कि संयोग, वेग ये और प्रयत्न, ये तीनों ही क्या होते हैं, किसी भी वस्तु के पतन क्रिया के अंदर प्रतिबंधक होते हैं। गुरुत्व के निरूपण में यही है। अगला जो हमारा विषय है वो है द्रवत्व निरूपण। देखिए, द्रव्य और द्रव में थोड़ा सा भेद होता है, थोड़ा भेद नहीं, भेद होता है, दोनों वस्तुएं अलग अलग होती हैं। तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य तो हमने 9 पढ़े हैं: पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल्दिक, आत्मा और मन। और द्रव जो होता है उसे कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड। तो ये लिक्विड जो होता है वही यहाँ पर द्रवत्व निरूपण है। इसके विषय में लिखा है, आद्य संदना समवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य संदन, संदन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहाव, बहना, चूना, रिसना जिसे कहते हैं, उसके किसी भी चीज़ के बहने में जो प्रथम बहने में जो असमवायी कारण होता है उसे कहते हैं द्रवत्व। यह कहाँ रहता है? मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये सभी द्रव जो गुण हैं वो किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होकर ही रहते हैं। कभी भी कोई गुण निराश्रित नहीं होकर रह सकता, यानी उसकी पृथक से कोई सत्ता नहीं हो सकती है। यह बात हमने गुण विमर्श जब किया था उस समय ये चर्चा कर ली थी। तो चूंकि यह गुण है, गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होकर रहेगा ही। तो वह कौन से द्रव्य हैं जिसमें द्रव रहता है? पृथ्वी, अप और
तेज, पृथ्वी, जल और तेज में वह रहता है। तद विविधम, यह जो द्रव है वह दो प्रकार का है। इसे आप याद रखिएगा, यह बहुत काम आएगा, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि जो दो प्रकार का द्रव है, कौन सा होता है द्रव दो प्रकार के, एक तो सांसिद्धिकम और दूसरा होता है नैमित्तिकम। हम जानेंगे इसे आराम से। सांसिद्धिकम जले, जो सांसिद्धिक नामक द्रवत्व है वह कहाँ रहता है, जल में। और नैमित्तिकम, जो निमित्त जल है वह किस में रहता, निमित्त द्रव है वह किस में रहता है, पृथ्वी में और तेज में। अब बता रहे हैं किसी निमित्त का मतलब होता है किसी भी कारणवश उत्पन्न हुआ हो, जो स्वाभाविक नहीं है, किसी के संयोग से उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं निमित्त। हम इसको समझेंगे। पृथिव्याम, पृथ्वी में, घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। इसका अर्थ देखिए, पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, घृत का मतलब होता है घी, आदौ घी आदि में, अग्नि संयोगजम अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो नैमित्तिक द्रवत्व की बात कर रहे हैं वो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक द्रवत्व क्या होता है, जो जल में रहता है। जल में जो द्रव होता है वो हमेशा बहेगा ही, उसका स्वभाव है बहना, उसमें किसी चीज़ के संयोग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो पृथ्वी में और तेज में द्रवत्व होता है वो उसमें किसी चीज़ के संयोग की आवश्यकता होती है। जैसे घृत है, घृत किसका भाग है, पृथ्वी का भाग है, इसको पार्थिव भाग बोलते हैं। यानी घी में अगर आप किसी द्रव्य की कल्पना, द्रव्य को जानना चाहते हैं तो घी में पृथ्वी नामक द्रव्य होता है। ठीक है, तो घृत में जो बहाव है वो किसकी वजह से है, अग्नि के संयोग के कारण। यानी उसमें स्वाभाविकता नहीं है, उसमें अग्नि के संयोग से ही द्रवत्व आएगा। और तेजसी सुवर्णादो, जो सुवर्ण है वह क्या होता है, उसमें भी बहाव होता है, लेकिन वह बहाव किसकी वजह से आता है, तेज के संयोग से। इसलिए जो सुवर्ण है यानी सोना जो है वह कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और उसकी लिक्विडिटी किसकी वजह से आती है, उसमें अग्नि के संयोग से आती है। क्योंकि सोना किसका पर्याय है, अग्नि का ही पर्याय है। हमने ये तेज के निरूपण में पढ़ा था। तो आद्य संदन का यानी प्रथम किसी वस्तु के बहाव का या रिसाव का जो असमवायी कारण होता है उसे क्या कहते हैं, द्रवत्व। इसमें भी हमको पदकृत्य वैसे ही समझना है जैसे हमने गुरुत्व में समझा था कि हम आद्य पद नहीं रखेंगे तो संदन के जितने भी कारण हैं यानी वेग इत्यादि जो हैं, क्योंकि प्रथम संदन का कारण तो द्रवत्व है और अन्य संदन का कारण कोई भी वस्तु प्रथम बार जो गिरती है तब उसका असमवायी कारण क्या है, द्रवत्व है। और बाद में जब उसका नीचे की तरफ बहाव होगा उसमें क्या कारण होगा, वेग कारण होगा। तो प्रथम संदन का समवायी कारण तो क्या होता है, द्रव ही होगा। और असमवायी कारण क्या होगा, उसका असमवायी कारण होगा द्रवत्व। तो असमवायी कारण उसका द्रवत्व है। अगर यहाँ पर हम असमवायी कारण नहीं लिखेंगे तो जितने भी और अन्य कारण होंगे द्रव के गिरने में उनमें इसका लक्षण जाने लगेगा। ठीक है, ये इसका प्रतिकृत्य विधि बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने गुरुत्व में पढ़ी थी। अब जल में सांसिद्धिक द्रवत्व होने से क्या तात्पर्य है। देखिए, सांसिद्धिक शब्द का मतलब होता है प्राकृतिक। तो जल में जो बहने का स्वभाव है वह स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि उसमें तेज का संयोग हो अथवा हम आग जला के उसके अंदर बहाव उत्पन्न करें। जब किसी वस्तु विशेष के संयोग से किसी में द्रवत्व उत्पन्न होगा तो उसे कहेंगे नैमित्तिक द्रवत्व, जैसा पृथ्वी में और तेज में है। यानी पृथ्वी में स्वाभाविक बहाव नहीं है, उसमें जब अग्नि का संयोग होगा तभी उसमें बहाव होने लगेगा। इसका उदाहरण उन्होंने घृत का लिया है। ठीक है, और सोने में भी क्या है, सोना भी अपने आप में लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वह कब लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसके अंदर तेज होता है। तो तेज के संयोग से स्वर्ण में बहाव है और अग्नि के संयोग से ही पृथ्वी का जो घृत रूप है उसमें बहाव है, लेकिन जल में स्वाभाविक बहाव है। तो इस प्रकार से द्रव दो प्रकार के होते हैं, एक तो सांसिद्धिक यानी स्वाभाविक और दूसरा होता है नैमित्तिक यानी किसी निमित्त यानी किसी कारण से किसी वस्तु में बहाव उत्पन्न होना। तो द्रवत्व निरूपण में इतना ही है।
अगले वीडियो में हम इससे आगे के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।